I'm Kamran Mohsin. I'm going to discuss 20 MCQs of English. MCQ नंबर 1 है if I had found her address. अभी यहाँ पर अगर आप देखें if I had found her address. Now यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये टॉपिक है कंडीशनल क्लास का. अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि हमारे पास क्लास क्या चीज़ है. तो हम क्लास को पहले डिस्कस करेंगे. क्लास से पहले हमारे पास एक दूसरा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं फ्रेज. फ्रेज और क्लास में क्या डिफरेंस है. तो हमारे पास फ्रेज को अगर हम देखें तो हमारे पास फ्रेज होता है मीनिंग देता है, लेकिन रिमेंबर ये कभी भी कंप्लीट मानी नहीं देगा. नॉट कंप्लीट मीनिंग. कंप्लीट मीनिंग तो हमारे पास अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स मीनिंग लेकिन कंप्लीट मानी नहीं देता, उसको हम कहते हैं फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको देखें तो हमारे पास इन द क्लास, ऑन द टेबल, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्रेज है. अभी इन द क्लास कुछ मानी दे रहा है. कौन है क्लास में? मेरा मोबाइल है. माई बुक इज इन द क्लास, माई बैग इज इन द क्लास, माई फ्रेंड इज इन द क्लास. हमें पता नहीं चल रहा. मानी दे रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं है. अभी हमारे पास यहां पर जो दूसरा है क्लास, तो क्लास हमारे पास ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. जिस तरह एज फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेम इज द केस ऑफ क्लास, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. लेकिन यहां पर हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट होता है. और कुछ ग्रामर बुक्स में जिसमें हमारे पास कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, कुछ ग्रामर बुक्स में हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को जानना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या चीज है. सब्जेक्ट को समझना चाहिए. सब्जेक्ट तो हमारे पास ये क्या होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. अभी जैसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन, तो पहले हमें यह जानना चाहिए कि सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीजें आती है. तो अ नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट. नाउन नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. सेकंड वन, हमारे पास यहां पर प्रोनाउन होगा. अगर यहां पर नाउन की मैं एग्जांपल लिखूं तो हमारे पास होगा बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स. प्रोनाउन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास प्रोनाउन को अगर आप देखें तो दिस वन इज टेकन फ्रॉम द वर्ड प्रोनोमेन. प्रो का मतलब होता है प्रीवियस एंड नोमेन नेम, अ वर्ड यूज फॉर द प्रीवियस नेम, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. और यहां पर एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन वी हैव टू यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन. सब्जेक्टिव. और हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन से? आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे. अभी एज अ सब्जेक्ट हमारे पास एक और भी इस्तेमाल होता है. हमारे पास जेरंड भी एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है. अभी आसान अल्फाज में अगर हम इसको देखें तो हमारे पास वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, इसको हम जेरंड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. अभी यहां पर अगर आप देखें तो अगर ये आपके पास इस्तेमाल होता है तो ये आपके पास क्या होगा, सिंगुलर इस्तेमाल होगा, प्लूरल नहीं होगा. नेक्स्ट हमारे पास एज अ सब्जेक्ट एक दूसरा भी इस्तेमाल होता है जिसको आप इन्फिनेटिव कहते हैं, और टू प्लस फर्स्ट वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस लिख लूं तो टू err इज ह्यूमन, तो यहां पर एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है.
एक हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर एक और भी इस्तेमाल होता है, हमारे पास द प्लस एडजेक्टिव, ये भी एज अ सब्जेक्ट हमारे पास इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास द पुअर आर ऑनेस्ट बाय नेचर। अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास इफ वी हैव द प्लस एडजेक्टिव, तो ये हमारे पास अगर एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, इट मस्ट बी प्लूरल, तो ये हमारे पास क्या होगा, एज अ प्लूरल इस्तेमाल होगा। अभी हमारे पास दूसरा जो है प्रेडिकेट, यहां पर देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट के बाद जितना पार्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। अगर वर्ब को हम जरा देखें तो वर्ब इट शोज एक्शन, स्टेट, एग्जिस्टेंस हमारे पास शो करता है। बाद में इंशाल्लाह इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास क्लास के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास क्लास वर्सेस सेंटेंस, पहले हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम इसको जरा डिस्कस करें। अभी क्लास हमारे पास और सेंटेंस में हमारे पास डिफरेंस क्या होता है। सेंटेंस याद रखे, इट ऑलवेज गिव्स कंप्लीट मीनिंग, लेकिन यहां पर ऑल क्लासेस डू नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। हमारे पास सारे क्लासेस पूरे मानी नहीं देते, और हमारे पास ये मेन डिफरेंस है। अभी हम आते हैं क्लास को ज़रा और डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्लास की टाइप्स को अगर हम देखें तो हमारे पास ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। अभी क्लास हमारे पास एक हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट क्लास, and the second one is dependent class. Now एक independent class है, दूसरा dependent class. First of all, you must know कि what is the meaning of independent and dependent. Now if you go to dictionary, Oxford dictionary या किसी और dictionary में, तो हमारे पास independent के meaning होगी a person who doesn't rely on another person, और dependent की meaning होगी a person who relies on another person. ये हमारे पास डिपेंडेंट। अभी हमारे पास डिफिनेशन से पहले अगर हम इसको देखें, इंडिपेंडेंट, इसका दूसरा नाम है मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास, और अगर आप डिपेंडेंट को देखें तो इसका दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लास। ये हमारे पास इसका दूसरा नाम है। अभी हम इसको जरा डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जब हम डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट को, तो यहाँ पर याद रखें नंबर 1 पॉइंट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इंडिपेंडेंट क्लास प्लस यहाँ पर भी क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। नंबर 2 क्या होगा, कंटेनिंग सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, इन ब्रैकेट आई एम राइटिंग वर्ब। यहां पर भी हमारे पास क्या होगा, कंटेनिंग सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, ब्रैकेट में मैं वर्ब लिख रहा हूं। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट है नंबर 3 पॉइंट, इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। लेकिन डिपेंडेंट क्लास इट डज नॉट कन्वे फुल मीनिंग, इट डज नॉट कन्वे फुल मीनिंग, ये कभी भी पूरा मानी कन्वे नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिपेंडेंट क्लास इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सब्जेक्ट एंड डिपेंडेंट क्लास, और डिपेंडेंट क्लास it starts from subordinating conjunction, subordinating conjunctions। तो हमारे पास कौन कौन से, फॉर एग्जाम्पल इफ, व्हेन,
while, although, etc. ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अभी यहाँ पर जब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर ज़रा और डिटेल में जाए, क्योंकि हमारे पास ये टॉपिक रिलेटेड है और टॉपिक्स के साथ, इट इज़ रिलेटेड विथ सो मेनी अदर टॉपिक्स। तो अगर यहाँ पर ज़रा और डिटेल में जाऊँ तो हमारे पास एक पॉइंट निकलता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अमूमन आप बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, और वो हमारे पास है डिपेंडेंट क्लास। अभी डिपेंडेंट क्लास के बारे में जब हम बात करें तो डिपेंडेंट क्लास में हमारे पास फिर क्या होता है? हमारे पास होता है एक टाइप्स होते हैं, एडजेक्टिवल क्लास। द सेकंड वन हमारे पास होता है एडवर्बियल क्लास, एंड वी हैव नाउन क्लास। ये हमारे पास होते हैं। अभी हमारे पास जब आप यहां पर एडजेक्टिव को देखें तो एडजेक्टिव के साथ अगर हम जरा डिटेल में देखें तो हमारे पास एक होता है रिस्ट्रिक्टिव क्लास और दूसरा होता है नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास। अब जैसे ही आप प्रोनाउन के टॉपिक की तरफ जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक में, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट they are facing this problem of which or that. If you do not know about restrictive clause and non-restrictive clause, तो आपको यहाँ पर इन दोनों में confusion होगी। First you have to know restrictive and non-restrictive, तो आपको that और which में कोई confusion नहीं होगी। अभी यहाँ पर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, तो हमारे पास एडवर्ब क्लास के भी टाइप्स होते हैं। उसमें हमारे पास एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम के बाद है काज एंड इफेक्ट क्लास ऑफ, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम एंड इफेक्ट। फिर हमारे पास है एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन। फिर हमारे पास है एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर, मैनर। फिर हमारे पास है एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस। हमारे पास और भी है, लेकिन यहाँ तक हमारे पास कुछ लिख लिए। अभी हम इसको ज़रा डिटेल से डिस्कस करें तो हमारे पास यहाँ पर एक और पॉइंट निकलता है, जो कि हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, तो हमारे पास कंडीशनल क्लासेस की तरफ हम आते हैं। कंडीशनल, अभी कंडीशनल क्लासेस की तरफ जब हम आते हैं तो यहां पर एक पॉइंट याद रखें कि कंडीशनल क्लासेस से पहले हमारे पास वी हैव टू कंडीशंस। एक हमारे पास होता है रियल और दूसरा हमारे पास होता है अनरियल। अभी रियल और अनरियल हमारे पास क्या होता है जब हम क्या बात करते हैं? हैपनिंग इन डे टू डे लाइफ। क्या होता है हैपनिंग डे टू डे लाइफ में, दैट इज पॉसिबल, उसको हम कहते हैं रियल कंडीशनल क्लास। नाउ द सेकंड वन दैट इज अनरियल, दैट इज इमेजिनरी or hypothetical, that is not real, we call it unreal conditional class. अभी हमारे पास यहाँ पर जब हम बात करते हैं कंडीशनल क्लास के बारे में, तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशनल क्लास के टाइप्स हैं। तो हम पढ़ते हैं कंडीशनल क्लास को, तो कंडीशनल क्लास तो हमारे पास एक होता है रियल और दूसरा हमारे पास होता है अनरियल। फिर रियल में हमारे पास वी हैव प्रेजेंट, वी हैव पास्ट और थर्ड वन हमारे पास फ्यूचर। और अनरियल में हमारे पास फर्स्ट अनरियल और सेकंड अनरियल कंडीशनल क्लास। ये हम पढ़ेंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप हम सबको पढ़ेंगे। तो हमारे पास पहले है
प्रेजेंट रियल कंडीशनल क्लास, तो हम इसको पहले पढ़ते हैं कि हमारे पास ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसका स्ट्रक्चर और फार्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट स्ट्रक्चर और फार्मूला ऑफ प्रेजेंट रियल कंडीशनल क्लास। तो हमारे पास यहाँ पर याद रखें कि हमारे पास इफ या व्हेन प्लस सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा भी हमारे पास जो टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट। नाउ रिमेंबर वन थिंग, यहां पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी फ्यूचर की तरफ रेफर करते हैं तो याद रखें हमारे पास क्या होगा, वेल या शल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेंटेंस लिख लूं कि ही विल कम या ही विल गो टू ओहायो। अभी यहां पर देखिए राइट नाउ जो है, अभी यहां पर मेरे साथ दोस्त है और वो कल जाएगा, ही विल गो टू ओहायो। अभी यहां पर अगर मेरे पास इसकी शुरुआत हो जाए इफ या व्हेन से और मैं फ्यूचर की तरफ इशारा करूं, रिमेंबर इफ और व्हेन के बाद फ्यूचर की तरफ आप इशारा करते हैं, यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप हमेशा सिंपल प्रेजेंट, अगर आप कहेंगे इफ ही विल गो टू ओहायो तो ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग। तो आप जरा एहतियात करें कि इफ और व्हेन के बाद यू हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी हम आते हैं यहां पर, तो स्ट्रक्चर और फार्मूला हमने लिख लिया। जैसे ही स्ट्रक्चर और फार्मूला लिख लिया, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, इसके यूजेज क्या होंगे, ये हम कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, इट टॉक्स अबाउट व्हाट you normally do in real situations, और हमारे पास क्या होगा, habitual activities, या आपके पास क्या करता है, express established facts, या हमारे पास क्या करता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, ये हमारे पास पेश करता है। अभी यहां पर अगर मैं इसकी एग्जांपल्स लिखूं, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके एमसीक्यू है, इफ यू बॉयल वाटर एट 100 सेंटीग्रेड, अगर आप बॉयल करते हैं वाटर को 100 सेंटीग्रेड पर, तो हमारे पास ऑप्शन को मैं जरा लिखता हूं, इट विल evaporate, it evaporates, it evaporated। तो अगर आप यहां पर देखें तो दिस इज अ फैक्ट। यहां पर हमारे पास जहां पर भी पानी को आप 100 सेंटीग्रेड पर बॉयल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, ट्रुथ है कि ये क्या होगा, इट evaporates। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। अभी यहां पर हम एमसीक्यूज की तरफ आएंगे, पहले आपको बैकग्राउंड बनाओ। दूसरा हमारे पास है पास्ट रियल कंडीशनल क्लास। पास्ट रियल हमारे पास स्ट्रक्चर और फार्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास होगा इफ, व्हेन, सिंपल पास्ट, और दूसरा भी हमारे पास क्या होगा, सिंपल पास्ट। तो हमारे पास इसके यूजेज क्या होंगे उसको अगर हम देखें तो हमारे पास इट डिस्क्राइब्स व्हाट यू यूज्ड टू डू इन अ पर्टिकुलर रियल situation. It suggests that your habits have changed and you do not usually do
these things। जैसे मैंने स्ट्रक्चर और फार्मूला आपको लिखा है, यहां पर मैं कुछ सेंटेंसेस आपको लिखवाता हूं कि आपको ज़रा आसान हो जाए, आपको ज़रा क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि आपको ज़रा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, तो हमारे पास होगा ऑप्शन ए, हमारे पास इस तरह होगा कि हमारे पास आई यूजुअली took some fruit, I take some fruit, और I will take some fruit। अभी यहां पर देखिए हमारे पास आपकी हैबिट थी, लॉन्ग अगो इट वॉज योर हैबिट, नाउ दैट हैबिट इज गॉन, वो अभी खत्म हो चुकी है। तो जब हैबिट खत्म हो चुकी है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दिस वन इज द राइट ऑप्शन। अभी एमसीक्यू में आपको क्लियर हो जाएगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन एमसीक्यूज। हमारे पास तीसरा जो है फ्यूचर रियल कंडीशनल क्लास। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द स्ट्रक्चर एंड फार्मूला ऑफ फ्यूचर रियल कंडीशनल क्लास। तो फ्यूचर का जो फार्मूला स्ट्रक्चर है, इफ, व्हेन प्लस सिंपल प्रेजेंट, और फिर हमारे पास है सिंपल फ्यूचर। अभी इसके यूजेज हमारे पास क्या है, सिंपल फ्यूचर के यूजेज को अगर हम देखें तो हमारे पास इसके यूजेज है कि इट डिस्क्राइब्स व्हाट यू थिंक you will do in a specific situation। तो हमारे पास यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो हमारे पास यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं। फॉर एग्जांपल, when he comes, तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, हमारे पास we go to Ohio, we will go to Ohio। अब अगर आप यहां पर देखें when he comes, तो ये हमारे पास क्या है, पॉसिबल सिचुएशन है, स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में आप बात करते हैं। तो when you are pertaining to specific situation, तो हमारे पास क्या होगा, एक सिंपल प्रेजेंट और दूसरा सिंपल फ्यूचर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज फर्स्ट अनरियल कंडीशनल क्लास। फर्स्ट अनरियल कंडीशनल क्लास को हम देखते हैं एमसीक्यू में, और भी आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट अनरियल, अभी फर्स्ट अनरियल को आप देखते हैं तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर और फार्मूला होगा, इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि हमारे पास सिंपल पास्ट है, लेकिन अनरियल में हमेशा आमतौर पर हम लिखते हैं आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज राइटिंग। नाउ विथ प्रोनाउन आई वी हैव टू यूज वॉज, लेकिन इन अनरियल क्लास with I we have to use were instead of was। तो हमारे पास were होगा, और would के साथ साथ हमारे पास जो है वो might भी आ सकता है और could भी आ सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो हमारे पास मोस्टली वी यूज would को हम इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पर हम इसकी यूजेज को अगर देखें तो हमारे पास ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, it talks about what you would do in imaginary situation in journal। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, टॉक्स अबाउट व्हाट यू डू इन इमेजिनरी सिचुएशन इन जर्नल। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूँ, if
I was the president। यहां पर देखिए अगर मैंने लिख लिया, यहां पर अगर मैंने if I was लिख लिया तो ग्रामेटिकली हमारे पास ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। if I were, क्योंकि अनरियल, आई एम नॉट द प्रेसिडेंट, जब मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं तो I के साथ हम क्या लगाएंगे, were। if I were the president I would change the system। तो ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट अनरियल कंडीशनल क्लास। या फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि इफ आई वर रमजान, तो यहां पर क्या है, आई वुड वर्क हार्ड, यहां पर आई एम नॉट दैट पर्सन, दिस इज अनरियल। या फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि इफ आई वर रोनाल्डो, आई एम नॉट रोनाल्डो। अगर मैं कहूं इफ आई वर, तो अनरियल कंडीशनल क्लास में आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट अनरियल कंडीशनल क्लास है। फिर हमारे पास दूसरा है, दैट इज सेकेंड अनरियल कंडीशनल क्लास। सेकेंड अनरियल कंडीशनल क्लास, सेकेंड अनरियल। अभी सेकेंड अनरियल कंडीशनल क्लास का स्ट्रक्चर और फार्मूला है इफ प्लस पास परफेक्ट, और फिर हमारे पास सब्जेक्ट वुड हैव है, फिर उसके साथ हमारे पास थर्ड वर्ब है एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हमारे पास। अभी इसके यूजेज क्या है, इसके यूजेज को हम देखते हैं। अभी यूजेज हमारे पास है, इट टॉक्स अबाउट एन इमेजिनरी सिचुएशन इन द पास्ट, और फिर हमारे पास है यू कैन डिस्क्राइब what you would have done differently, or how something have happened differently। तो हमारे पास यहां पर अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो हमारे पास होगा इफ दे हैड वर्कड हार्डर, हमारे पास हो जाएगा दे वुड हैव अर्न मोर मनी। यहां पर अगर एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ फुटबॉल प्लेयर और मैं फॉरवर्ड में खेलता हूं, स्ट्राइकर। लेट्स सपोज आई एम इंजर्ड एंड मैच आ जाता है, मेरी जगह कोई दूसरा बंदा जो है कोच उसको खिलाता है। नाउ अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज प्लेइंग, जो मेरी जगह खेल रहा है, ही इज हैविंग एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसने एक स्कोर नहीं किया। नाउ जब मैच खत्म होता है, व्हेन ही कम्स आउट एंड ही सिटिंग विद मी, एट दैट टाइम आई से इफ आई हैड बीन देयर आई वुड हैव स्कोर्ड अ गोल। इफ आई हैड बीन देयर, अगर तुम्हारी जगह होता तो आई वुड हैव स्कोर्ड अ गोल। तो यहां पर इट pertains or refers to past situation, and if you were there तो circumstances would be totally different। तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंड अनरियल कंडीशनल क्लास। अभी हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो एमसीक्यूज का टॉपिक है। यहां पर जो हमने पढ़ा, हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो नंबर 1 एमसीक्यू यहां पर मैंने लिखा, इफ आई हैड फाउंड हर एड्रेस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द एमसीक्यू नंबर 1, यहां पर है। तो यहां पर आपके पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ वी हैव पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ इफ आई हैड फाउंड हर एड्रेस,
तो मतलब ये हमारे पास क्या है, मतलब उसने फाउंड नहीं किया, दिस इज सेकंड अनरियल। तो द सेकंड वन मस्ट बी, हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अगर यहां पर आप MCQ में देखें तो हमारे पास क्या होगा, I would have sent her an invitation, I would send her an invitation। तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा I would have sent her an invitation। तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। MCQ नंबर सेकंड हमारे पास है, इफ यू फ्रीज वाटर। अभी यहां पर जरा देखें इस पॉइंट को, इफ यू फ्रीज वाटर, तो यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास बात हो रही है प्रेजेंट रियल के बारे में, ये इफेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो जैसे मैंने कहा, आफ्टर इफ और व्हेन वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट। हमेशा आप सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करेंगे, आप फ्यूचर इसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, तो हमारे पास दिस इज अ फैक्ट, यूनिवर्सल वन। तो हमारे पास द नेक्स्ट टेंस मस्ट बी सिंपल प्रेजेंट। नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब एस और ES प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए, इट विल बिकम आइस, जो कि गलत है। ऑप्शन बी हमारे पास इट वुड बिकम आइस, ये भी गलत है। इट बिकम्स आइस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। MCQ नंबर 3, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स टुमारो। तो अगर आप यहां पर देखें, अगर मैं लिख लूं इफ इट विल रेन, यहां पर देखिए फ्यूचर के बारे में बात है। अगर मैं विल लिखूं, ग्रामेटिकली दिस इज रॉन्ग, इफ इट रेन्स टुमारो। नाउ यहां पर हमारे पास क्या है, इफ इट रेन्स टुमारो, यहां पर हम बात कर रहे हैं पॉसिबल सिचुएशन की तरफ, तो हमारे पास फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं, तो यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे सिंपल फ्यूचर। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल फ्यूचर इज subject plus will shall plus first verb plus rest of the sentence. Now if it rains tomorrow, I will take the car, option A is the correct one। option B, I take the car, wrong one। option C, I would take the car, ये भी गलत है, और ऑप्शन डी भी गलत है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 4। MCQ नंबर 4 हमारे पास क्या है, उसको अगर हम देखें तो MCQ नंबर 4 है when I finish work। अभी देखिए when I finish work, अभी यहां पर अगर आप देखिए when I finish work, तो यहां पर अगेन पॉसिबल सिचुएशन, यहां पर हमारे पास कोई यूनिवर्सल बात नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। when I finish work, what will happen, a possible situation in future। तो यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास सिंपल फ्यूचर होना चाहिए। तो सिंपल फ्यूचर एज आई रोट, सब्जेक्ट प्लस वेल शल प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा आई विल कॉल यू। मे बी आपको वो बंदा ना करे, पॉसिबल सिचुएशन है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। MCQ नंबर 5, if I were you, नंबर 5, if I were you। Now जैसे आपने देखा, here we have a verb that is were and it is used with I। mostly we use I was। हमारे पास ग्रामेटिकली देखे I was writing, I was enjoying, I was playing, but here we have were, it means this is unreal। So this is what, unreal, and if you see this is simple past, so the next tense must be, the next clause must be subject plus would plus first verb plus rest of the sentence। Now here we have option A, I would not mention you,
I won't mention you, I mention, तो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। एमसीक्यू नंबर 6 और हमारे पास है इफ I had not been ill। अभी यहां पर अगर आप देखें इफ I had not been ill, तो हमारे पास यहां पर अगर बीमार नहीं होता तो यहां पर दिस वन इट रिफर्स टू कौन से की तरफ हमारे पास है सेकेंड अनरियल। तो सेकेंड अनरियल में हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वुड प्लस हैव प्लस थर्ड वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास I would have gone to the party, I will go to the party, I would go to the party and I go to the party। तो यहां पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। एमसीक्यू नंबर 7 इफ यू वर्क हार्ड डैश। एमसीक्यू नंबर 7 है इफ यू वर्क हार्ड। अभी यहां पर देखें फ्यूचर की तरफ इशारा है, पॉसिबल सिचुएशन की तरफ इशारा है। तो जब पॉसिबल सिचुएशन है यहां पर सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल हुआ, सिंपल प्रेजेंट, तो यहां पर हमारे पास सिंपल फ्यूचर इस्तेमाल होगा। तो हमारे पास यहां पर होगा यू पास ईटा, गलत हो जाएगा, यू विल पास ईटा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन सी यू वुड पास, यू वुड हैव पास, ऑप्शन डी ये दोनों गलत होंगे। एमसीक्यू नंबर 8 यहां पर अगर आप देखें इफ आई डैश अ मिलियनियर, आई वुड ट्रैवल द होल वर्ल्ड, सॉरी द होल वुड ट्रैवल द होल वर्ल्ड। ना अगर यहां पर देखिए ऑप्शन में दिया है एम, ऑप्शन वॉज, वर और डी हमारे पास है ए एंड बी। अगेन यहां पर देखें विद आई वी हैव टू यूज एम। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ प्लेयर, आई एम अ टीचर, हम आई के साथ एम इस्तेमाल करते। और वॉज जब पास में हम बात करते हैं तो आई वॉज राइटिंग, I was playing, I was enjoying. But here we have what? Millionaire. I don't have anything. I'm not a millionaire. Unreal. So as I told you previously, with this one we have to use unreal, with I we have to use were, option number C is the correct one. MCQ number 9. If I had been you, जैसे मैंने बताया if I had been you, if I had been you dash, यहां पर देखें it shows this the sentence, it shows that if I had been you, आप जरा एहतियात से देखेंगे you, तो देखें तो it means it refers and we have had plus been, past perfect, past perfect, this is unreal condition, so we have to go for subject plus would plus have प्लस थर्ड वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, आई वुड हैव स्कोर्ड अ गोल। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 हमारे पास है इफ ही कम्स, इफ ही कम्स डैश। यहां पर पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर, जब पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर के बारे में बात है तो द नेक्स्ट वन मस्ट बी सिंपल फ्यूचर। तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन ए है वी विल गो टू लाहौर, वी गो टू लाहौर, वी वेंट टू लाहौर, वी वुड हैव गॉन टू लाहौर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अभी हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 11 है इट इज रिलेटेड टू प्रीपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं इस पर डिटेल से डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट टाइम। अभी प्रीपोजिशन कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स प्री एंड पोजिशन। अभी हमारे पास याद रखें प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन
और प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। नाउन और प्रोनाउन हमेशा किस में होंगे? ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर आपको एक लफ्ज़ लिख लूँ, तो अगर हम ग्रामेटिकली स्पीकिंग अगर देखें तो हमारे पास इन इज अ प्रीपोजिशन। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस लिख लूँ, फॉर एग्जाम्पल प्लीज कम इन, और मैं इसको अंडरलाइन करूँ, इज दिस वर्ड अ प्रीपोजिशन? नो। व्हाई? प्रीपोजिशन बिफोर पोजिशन प्लेसमेंट, तो इसका मतलब होता है प्लेसमेंट बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। अभी हमारे पास यहां पर देखें तो हमारे पास इसके बाद ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, तो वी कैन नॉट कॉल इट प्रीपोजिशन। तो ये हमारे पास यहां पर एक्ट कर रहा है एज एन एडवर्ब। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूं, शी इज इन द क्लास, तो यहां पर देखिए हमारे पास नाउन आया, इसको हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन कहेंगे। तो प्रीपोजिशन पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, और प्रीपोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो प्रीपोजिशन हमारे पास एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन और दूसरा हमारे पास होता है फिक्स प्रीपोजिशन। नाउ व्हाट डज इट मीन ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन? कुछ अल्फाजों के खास प्रीपोजिशंस होते हैं और उसके साथ और कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें अबाइड बाय, तो यहां पर हमारे पास क्या लगता है? बाय लगता है। इसी तरह जो हमारा पहला MCQ है, शी इज अकस्टम्ड डैश द न्यू ट्रेंड्स इन फैशन, तो हमारे पास ये फिक्स प्रीपोजिशन है। जिस तरह यूज्ड है इसी तरह अकस्टम्ड है, इसके साथ हम लगाते हैं टू, तो हमारे पास यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। दूसरा हमारे पास MCQ है, अगर हम दूसरे MCQ को देखें तो हमारे पास है आवर मैसेज टू द टीम इज बट वी आर, हमारे पास है आवर मैसेज टू द टीम इज दैट वी आर ऑल डैश। अभी हमारे पास देखिए बिहाइंड, बिसाइड, बियॉन्ड, अलोंगसाइड, तो बिहाइंड हमारे पास इस्तेमाल होता है refers to the position at or towards the back of something। अगर हम दूसरे को देखें beside को, इस ये रेफर करता है, it refers to the side of something, और beyond जो हमारे पास है further away के लिए इस्तेमाल होता है। alongside इसलिए इस्तेमाल नहीं होता कि alongside is used as a preposition, और यहाँ पर preposition नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर जो suitable option है that is option number A is the correct one। MCQ number 13, the academy is dash the Wall Street Bull, तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ है नियर, दूसरा है नियर बाय। नियर बाय क्यों नहीं आता? नियर बाय इज एन एडवर्ब, और यहाँ पर जब एडवर्ब आता है तो एडवर्ब के बाद नाउन नहीं आ सकता, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट हमारे पास जब भी इस्तेमाल करते हैं वे नेक्स्ट वी हैव टू यूज टू, ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू माई फ्रेंड, नेक्स्ट के साथ हम टू इस्तेमाल करते हैं। और अराउंड ये हम इस्तेमाल करते हैं विद द वर्ब ऑफ मूवमेंट, वर्ब ऑफ मूवमेंट के साथ। और अगर आप देखें इज हमारे पास ये स्टैटिक वर्ब है, ये हम वर्ब ऑफ मूवमेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है द बुक लाइज डैश द टेबल। अभी यहां पर अगर आप देखें द बुक लाइज डैश द टेबल, तो हमारे पास ऑप्शन में है नंबर 1 इन। इन हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? जब हमारे पास कोई चीज दैट इज इनसाइड हो या दैट इज 3 डायमेंशनल, तो वी यूज इन। दूसरा हमारे पास है ऑन। ऑन हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? तो ऑन व्हेन वन बॉडी इज टचिंग अनदर बॉडी एंड दैट इज इन स्टेट, वी यूज ऑन।
अभी तीसरा हमारे पास है, देखिए द बुक, तो ये तो मूवमेंट नहीं कर सकता तो हमारे पास, और बुक ऊपर है तो ये इनसाइड भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. ऑप्शन सी, इट इज यूज फॉर मूवमेंट एज वेल. एंड ऑप्शन डी, इट इज आल्सो यूज इनसाइड मूवमेंट. ऑप्शन डी तो ये भी गलत है. ऑप्शन हमारे पास क्या है, द बुक लाइज ऑन द टेबल, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. MCQ नंबर 15, आई हैव नॉट सीन हिम डैश यस्टरडे. तो याद रखिए हमारे पास जब भी इस्तेमाल हो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट, तो उसके साथ हम सिंस या फॉर इस्तेमाल करते हैं. अभी सिंस हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक पॉइंट हो, हमारे पास स्पेसिफिक टाइम हो, हमारे पास स्पेसिफिक टाइम, तो उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं. और फॉर हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम. तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू परफेक्ट है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. MCQ नंबर 16, ही वॉक डैश द रूम. अगर आप देखें ऑप्शन नंबर ए, इन इज यूज विथ स्टैटिक वर्ब्स, नॉट विद द वर्ब्स ऑफ मूवमेंट. तो वॉकिंग हमारे पास मूवमेंट है, ऑप्शन ए गलत. ऑप्शन बी, इनटू इज द करेक्ट वन. ऑनटू भी नहीं आ सकता, और नो प्रीवियस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. MCQ नंबर 17, ही गोज डैश पार्क डेली. तो हमारे पास याद रखिए फॉर एग्जाम्पल कि यहां से लेकर यहां पर लाइब्रेरी है, और अगर आपकी डेस्टिनेशन है लाइब्रेरी, यू हैव टू यूज टू. लेकिन अगर आप इस साइट पर जा रहे हैं, देन यू हैव टू गो फॉर टू वर्ड्स. तो यहां पर हमारे पास ही गोज डैश पार्क डेली, वहां पर जा रहा है, उस साइट पर नहीं, तो हमारे पास टू इज द राइट ऑप्शन. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट है, ही केम हियर डैश फुट. तो हमारे पास यहां पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बाय कार, बाय प्लेन. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए हम कभी हमेशा बाय इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फुट के साथ हमेशा हम ऑन इस्तेमाल करते, बाय फुट नहीं इस्तेमाल करते हैं. तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. MCQ नंबर 19, ही टेक्स डिलाइट डैश इन रीडिंग. तो हमारे पास डिलाइट के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डिलाइट इन डूइंग, तो इन डूइंग समथिंग. तो अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास क्या है, रीडिंग में डिलाइट, तो डिलाइट इन रीडिंग. और लास्ट MCQ है, कीप द कैन्ड फूड डैश फ्रीजर. तो एज आई टोल्ड यू कि इनसाइड, फॉर इनसाइड वी हैव टू यूज इन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. ऑप्शन ए, बी एंड डी रॉन्ग वन, और इन इज द राइट ऑप्शन. कीप द कैन्ड फूड एंड फ्रीजर. थैंक यू.